गुड मॉर्निंग। आज मैं डॉक्टर नीतू कुमारी एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर से संस्कृत विभाग से। आज संस्कृत की क्लास में मेघदूत के बारे में पढ़ेंगे। मेघदूत को सबसे पहले मेघदूत की रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे, कवि महाकवि कालिदास। ये महाकवि कालिदास जो द्वारा विरचित है। इसे इसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिन प्रसिद्ध है कि ये खंड काव्य में है। लेकिन ये इन्हें बहुत से विद्वानों ने गीति काव्य के बारे में भी दी गई है। मैं उसमें पहले थोड़ी सी इसका सारांश बता देती हूँ। जैसे कि इसमें एक यक्ष है, जो कि भगवान कुबेर का वो दास रहता है, यक्ष। उसके द्वारा वो उनकी सेवक रहता है, सेवा करता है। और एक दिन उनके श्राप की वजह से यक्ष को अलकापुरी पर्वत पे रहने के लिए दे दिया गया था कि वहीं तुम निष्कासित रहोगे। हुआ ये था कि उसका जब नव विवाह हुआ था, तो वो अपनी पत्नी के प्रति ज़्यादा जागरूक था, और उसका काम ये था कि हर सुबह वो जाकर फूल जमा करके और वो लाए और वो भगवान कुबेर को दे, वो क्योंकि वो पूजन करते थे। एक दिन ये हुआ कि वो वहाँ ना जाना पड़े सुबह में, तो वो शाम के समय ही फूलों को तोड़ करके लाके रख दिया, और कि मुझे सुबह ना जाना पड़े और थी अपनी पत्नी से दूर ना जाना पड़े, मैं वहीं रहूं घर में। तो जब वो फूल जो रख दिया था, तो शाम को जो होता है कमल का फूल जो तोड़ा जाता है, तो उसमें एक कमल के फूल में कमल जो है शाम को बंद होता है। तो जब उसमें क्या हुआ था कि एक दिन एक भंवरा कीड़ा वो उस फूल के अंदर चला गया था, और वो कमल बंद हो चुका था शाम में, तो इसने शाम को ही फूल तोड़ कर जमा कर लिया था। जैसे ही सुबह कुबेर पूजा करने के लिए वो जब फूल उठाते हैं, तो जैसे ही कमल वो खुलता है, तो वो कीड़ा भंवरा निकल करके कुबेर को काट लेते हैं, जिस वजह से उसकी विष हो जाती है कुबेर को काटने की वजह से। उसके बाद उस तभी वो श्राप दे देते हैं उसको, कि यक्ष को, कि जाओ तुम जो अपनी पत्नी के प्रेम वश में ये काम कार्य किए हो, तुमने किया है, तुमने अपने क्या बोलते हैं उसको, मतलब निष्ठा पूर्वक अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 1 वर्ष के लिए तुम्हें यहाँ से निकासित किया जाता है, और तुम्हें अलकापुरी पर्वत पे रहना पड़ेगा अलग। तो इसमें खंड काव्य जब है, तो इसमें एक है उत्तर मेघ और एक पूर्व मेघ। उत्तर मेघ में ये सब होता है, और पूर्व मेघ में जो है कि जब वो अलग होकर रहता है वहाँ पे अलकापुरी पर्वत पे, तो वहाँ से मेघ के द्वारा अपनी पत्नी को संदेश भेजने के लिए जिस तरह से वो वर्णन किया गया है, उसी का उस पे कहा किया गया है। तो उसमें एक आती है भौगोलिक वर्णन। भौगोलिक वर्णन में मेघ को बताया जाता है यक्ष के द्वारा कि वहाँ पे कि जब तुम वहाँ से जाओगे, मेरी पत्नी तक मेरा संदेश पहुँचाओ। वो बहुत ही करुण रस में रहता है, दुख में, कि अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए बताता है। तो वहाँ पे भौगोलिक वर्णन में पहाड़ आ जाते हैं, कि कौन से पहाड़ आएंगे, कौन से पहाड़ आएंगे, कौन से रास्ते होंगे, मेघ लगेगी कहाँ से, कौन थी वर्षा होगी। तो सबको ये वर्णन देने के लिए कि ग्रीष्म, और वो क्योंकि उस समय सावन या भादों का महीना रहता है, तो इसलिए मेघ को वो अपना दूत बनाता है, तो इसीलिए उसका नाम मेघदूत पड़ा है। मेघ, क्योंकि वो मेघों के द्वारा ही संदेश भेजने के लिए अपनी पत्नी को, क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था कि फोन करे या फिर कोई संदेश। तो उस समय माध्यम होता था या तो पक्षी, या तो किन्हीं को दिया जाता था, तो उसने अपने मेघ को ही चुना था, इसलिए इस कहानी का नाम मेघदूत पड़ा है। एक भौगोलिक वर्णन है, फिर दार्शनिक वर्णन है। इसमें सबसे प्रधान रस है करुण रस।
इसका जो वर्णन इस तरह से सारांश में दिया गया है, मैंने तो ऐसे बता दिया है कुछ भी, लेकिन इसका यह थे कि कोई यक्ष अपने स्वामी कुबेर के कार्य में प्रमाद करने के कारण कुबेर के शाप से कैलाश पर्वत में अवस्थित अलकापुरी से 1 वर्ष तक के लिए निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार अपने स्थान से निर्वासित होकर अपनी प्राणेश्वरी प्रियतमा से विछुड़ने के शोक में, मैंने जो बताया है वही है, देखिएगा, विछुड़ने के शोक में कृशकाय होकर वह कामुक यक्ष रामगिरी पर्वत से निर्जन आश्रमों में रहा करता था। उस पर्वत पर रहते हुए उस कामी यक्ष ने 8 मास व्यतीत करके आषाढ़ मास के प्रथम दिन में पहाड़ की चोटी से संबद्ध और बर्फ क्रीड़ा में तिरछा दंत प्रहार करने वाली हाथी के समान मेघ को देखते ही अपनी प्रियतमा की स्मृति से शोकाकुल होकर कुबेर के उस भृत्य मतलब यक्ष ने आंखों में आंसू भरकर उत्कंठा की उत्पत्ति करने वाले उस मेघ के सामने अत्यंत अधीर होने तथा ये मैंने दिया है ना करुण रस, ये जब मेघ को 8 मास व्यतीत करने के बाद जब वो बहुत ही व्याकुल हो जाता है, जब उसकी नज़र पड़ती है आषाढ़ माह के, जैसे आषाढ़ होते तो उस माह में जब उसकी नज़र पड़ती है मेघ के ऊपर, वो पत्थरों पर ऐसे पहाड़ पर लेटा हुआ रहता है और बहुत ही दुखी रहता है, याद करते रहता है। और जब उसकी नज़र ऊपर आकाश में मेघ के ऊपर पड़ती है, देखिए इसमें मेघ को भी बताया गया हाथी, दंत हाथी के समान उसका नक्शा जो बना होता है। मेघ बादलों में ऐसे बादल होते हैं तो बहुत सारा उसमें दिखाई देता है, कभी कोई आकृति दिखाई देती है, कभी अलग आकृति, तो उसे वो दांत हाथी के दांत लगे हुए ऐसा मेघ की आकृति दिखाई देती है। और तब वो उसमें आता है कि मैं क्यों ना मैं इसी मेघ को अपनी व्यथा सुनाऊं और उसे अपना संदेश भेजने के लिए अपनी पत्नी के पास भेजूं तथा चेतना चेतन की भेद बुद्धि खो देने के कारण उस नवीन मेघ को ही प्रिया को संदेश भेजने हेतु दूत बनाने का निश्चय करते हुए याचक भाव से मेघ की प्रशंसा करते हुए कहने लगा। देखिए इसमें पहले वो कैसे, ऐसे ही अचानक किसी को आप कोई काम कह देंगे तो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा। तो वो उसकी पहले प्रशंसा करता है, इसमें मेघ की प्रशंसा करता है कि तुम कैसे हो। उसकी प्रशंसा जब की जाती है तभी उसकी जान पहचान बढ़ाई जाती है, प्रशंसा करता है तभी तो वो आगे काम कराएगा। जब प्रशंसा, हे मेघ मैं जानता हूँ कि तुम विश्व प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघ हो, मतलब बादलों के कुल में उत्पन्न हुए हो तथा अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले इंद्र के खास व्यक्ति हो। अतः दुर्भाग्यवशात अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ मैं तुम्हें दौत्य कर्म हेतु याचना करता हूँ, क्योंकि अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना निष्फल होने पर भी कुछ अच्छी है, परंतु निर्गुण व्यक्ति से की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं होती। कैसे उसने वर्णन किया है उसका, कैसे उसने उसकी तारीफ की है कि अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना, मतलब तुम गुणों में भरपूर हो, अधिक गुणों वाले से की गई याचना निष्फल, मतलब कि अगर वो काम नहीं भी होता है तो भी कुछ उसका अच्छा परिणाम आता ही है। इस प्रकार और फिर इसके बाद ये उत्तर मेघ में, और इसी प्रकार पूर्व मेघ में मेघ के संदेश पहुंचाने की याचना करने के पश्चात मेघ को किस किस मार्ग का अवलंबन करना होगा और क्या क्या दृश्य देखना पड़ेगा, इसी में आ जाता है भौगोलिक वर्णन कि कौन मार्ग में क्या क्या देखना पड़ेगा, मार्ग का रास्ता बताया जाता है। इन सबको यक्ष ने एक एक करके विस्तार पूर्वक बतलाते हुए रामगिरी से उत्तर भिमुख होकर अमरकूट पर्वत आ गया। पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, बेत्रवती नदी, उज्जैनी पुरी और कुरुक्षेत्र का अतिक्रमण करके अपने मूल निवास स्थान अलकापुरी में जाने के लिए दिशा निर्देश दिया था। फिर उत्तर मेघ में यक्ष अलकापुरी और वहां पर विद्यमान अपने प्रासाद का अत्यंत मनोहारी वर्णन करता है।
वह उद्वेलित हृदय से अपनी प्रियतमा की सौंदर्य संपत्ति का कथन करते करते कल्पना के बल पर उसकी विरहावस्था का अत्यंत करुण भाव से वर्णन करने लगता है। अपनी प्राणेश्वरी को पहचानने के लिए उसके लक्षणों को बताकर वो मेघ को उसके बारे में वर्णन इसलिए करता है अपनी पत्नी के बारे में कि तो कैसे पहचानोगे, तो उस बारे में उसकी खूबसूरती के उसकी सुंदरता का वर्णन करता है। आप करता है कि बताता है किस प्रकार मैं एक वर्ष से के अंत में साप निवृत्त होने पर प्रिया के पूर्ण मिलन की प्रत्याशा से प्राण धारण कर रहा हूँ। इस वार्ता को प्रियतमा से कहने के लिए और उसे धैर्य बांधने के लिए मेघ से सविनय अनुरोध करता है। तो यहाँ तक मैंने ये बताया है कि इसकी पूरी कहानी की सारांश के रूप में मैंने बताया कि किस तरह से होता है। फिर उसमें आता है कि महाकवि कालिदास जी का वर्णन आता है, उन्होंने कौन कौन से काव्य और नाटक की रचना की है उसके बारे में बताया जाता है। फिर आता है भौगोलिक वर्णन, उसके बाद हाँ उसके बाद सौंदर्य वर्णन 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 1 2 3 4 इनके बारे में। और बाकी के अगले नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे उनके श्लोकों के बारे में और अधिक और जानकारी में श्लोक वर्णन और व्याख्या के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।